चलिए आगे देखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट और कंपाउंड दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसमें भाग लेता है, ठीक है ना, उसको हम हमेशा रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटेन एट द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। प्रोडक्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जरा डेफिनेशन ध्यान करिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी के बनता है। तो जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है ना, उस न्यू सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो अब जरा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तभी तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनेगा ना। यानी कि वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम बेटा रिएक्टेंट बोलेंगे। यहाँ 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 10 हो जाएं, जितने भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे के सारे आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे। इधर जब इन दोनों की रिएक्शन हमने कराई तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। बेटा जो नए सब्सटेंस बने हैं ना इन दोनों से मिलके, चाहे ये 2 हो, चाहे 3 हो या 10 हो, कितने भी हो, वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट कहलाएंगे। ओके, अब जो नए नए सब्सटेंस अगर 2 बन रहे हैं तो उनके पीछे प्लस लगा के दिखा दो, 3 बन रहे हैं तो भी प्लस लगा के दिखाना है। यानी कितने भी रिएक्टेंट हो, कितने भी प्रोडक्ट हो, सब में आपको प्लस प्लस लिखकर उन्हें रिप्रेजेंट करना है। ये जो एरो है, एरो क्या करता है? एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन, यानी कि अब यहाँ ये एरो लगा हुआ है, तो इस एरो से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों कंबाइन होके रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर इस एरो को मैं उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके अब इसको बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये हमारा रिएक्टेंट और वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमेशा रिएक्टेंट को आप लेफ्ट में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट में लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। केमिकल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो देखो बेटा, हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो मैंने क्या किया? मैग्नीशियम मिला दिया, मैंने ऑक्सीजन मिला दिया, लेकिन किस कॉम्पोजिशन में मिलाया, है ना, और उसको लिखने के लिए कितना सारा स्पेस चाहिए होगा, है ना। तो इन सबको कॉम्पैक्ट करने के लिए, अपना स्पेस बचाने के लिए और सही कॉम्पोजिशन पता करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अभी केमिकल इक्वेशन होती क्या है? द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू केमिकल चेंज और रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है या जिस कंपाउंड ने पार्टिसिपेट किया है, उस एलिमेंट्स के एटम या कंपाउंड के फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं बेटे? केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट और कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन की जाती है किसके थ्रू? उनके सिंबल्स के थ्रू। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैग्नीशियम लिया, मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, ठीक है ना। तो जब मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन
अगर मैं यहाँ ये छुपा लूँ, ये सारी चीज़ हटा दूँ, तो क्या अब आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं? नहीं। या इसको कवर करने में कितना ज़्यादा स्पेस जा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। बस इसी समस्या से निपटने के लिए हमने केमिकल इक्वेशन का यूज किया। मैग्नीशियम का सिंबल हमने Mg लगाया, ऑक्सीजन का सिंबल हमने O लगाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला था उसको हमने MgO बनाया, और इस पूरी रिएक्शन को हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। ओके, केमिकल इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उन्हीं के सिंबल्स के थ्रू, उन्हीं के फॉर्मूलाज के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है उसको हम उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ओके, चलिए अब केमिकल इक्वेशन में कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? तो केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले वैलिडिटी। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख दी तो एवं ही लिख दी, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी रिएक्टेंट लिख दिया, कुछ भी प्रोडक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं है। फिर क्या करना है? केमिकल इक्वेशन हमेशा केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से केमिकल इक्वेशन में भी ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब HCl से कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, तो मेरे पास सिल्वर क्लोराइड ही बनेगा। ओके, क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड AgCl बनेगा और HNO3 बनेगा। इसके अलावा आप चाहकर भी इन फार्मूलाज को चेंज नहीं कर सकते, इन फार्मूलाज को चेंज नहीं कर सकते। ये होती है वैलिडिटी। अगर आप यहाँ पे AgCl2 कर देते हो तो आपने अपनी मर्जी से कर तो दिया, लेकिन अब ये इक्वेशन, ये रिएक्शन हो जाएगी गलत। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन का वैलिड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, उसके बाद किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। बैलेंस होना, यस, कोई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। जब सोडियम की, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई, ठीक है ना, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर बना, ठीक है ना। लेकिन अब जरा आप खुद देखिए, क्या इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, इन सब की संख्या बराबर है? नहीं। सोडियम यहाँ 1, यहाँ पर भी सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ 2, 1 और 2 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन संख्या गड़बड़ कर रही है ना। बिल्कुल सर, गड़बड़ कर रही है। तो क्या करना चाहिए? अरे इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी बेटे? हमारी गलत हो जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? बेटा हमें यहाँ कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ भी कर दो 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर दो 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए जरा, 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अभी हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। सर ये बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है? चलिए उसे भी देख लेते हैं। इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दोनों साइड जो एलिमेंट्स के एटम की संख्या है, समझना, एलिमेंट्स के एटम की संख्या, जैसे सोडियम एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स के एटम है ना, इनके नंबर्स यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ऐसी रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। दोबारा समझो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों तरफ इक्वल हो, एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों तरफ इक्वल हो, ऐसे
इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सर ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना मास को ना एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, बस एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितना मटेरियल हमने यहाँ लिया है ट्रांसफ़र करने पे उतना ही मटेरियल हमारा यहाँ होना चाहिए, तो ही तो सही होगा। भाई मैंने ये 2 मार्कर का वजन यहाँ तौला, ठीक है ना, तो ये दोनों मार्कर रिएक्टेंट है मान लीजिए, यही दोनों मार्कर प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो जितना वजन इन मार्कर्स का यहाँ था उतना ही वजन इन मार्कर का यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो कह रहे हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। और ये कब होगा? ये तभी तो होगा जब मैंने ये 2 मार्कर, कौन से? ये 2 मार्कर यहाँ मेज़र किए, इनको यहाँ पे तौला, ठीक है। जब मैं इन्हीं 2 मार्कर को इधर आके तौलूंगा तभी तो बराबर होंगे। अगर मैं मार्कर चेंज कर लूँ तो हो सकता है इंक की वजह से हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत घिसने की वजह से हल्का फुल्का वेट में अंतर आ जाए, लेकिन जब मैं सेम मार्कर लूँगा, यही 2 मार्कर इधर, यही 2 मार्कर इधर, जब दोनों तरफ सेम मार्कर होंगे तो यहाँ का वजन और यहाँ का वजन, दोनों का वजन इक्वल होगा। इसी तरह से जब अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर करना है तो रिएक्टेंट में एलिमेंट की जो नंबर्स हैं उतनी ही नंबर्स प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स के एटम के होने चाहिए, तभी तो वो बैलेंस होगा, तभी तो वो इक्वल होगा, ठीक है ना। और तब हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अभी हाइड्रोजन देखते बेटे, तो हाइड्रोजन के हमारे पास हैं कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के हमारे पास हैं 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के तो सर जी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन के हमारे पास केवल 1 ही एटम है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इन दोनों का मास बराबर हो ही नहीं सकता। फिर अरे सर क्या करना चाहिए? अरे यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ 2 लगा दिया आगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2। अरे सर फिर गड़बड़ हो गई, क्या हो गया बेटा? यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ हाइड्रोजन है 2। अरे तो क्या परेशानी है? यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन में भी 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गए 4। अब क्या देख रहे हो बेटा? ये जो न्यू इक्वेशन मैंने लिखी है ये आपकी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है इस चीज़ को देखते हैं।